डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट में सिविल जजेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के हवाले से जो हमने लेक्चर सीरीज का आगाज किया है, उस सिलसिले में आज हमने रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मिस्टर शेख एजाज ASJ सियालकोट के वो तशरीफ लाएँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग यंग लायर्स हैं, उनको अपने टॉपिक के ऊपर वो लेक्चर डिलीवर करें। जैसा कि इल्म में है कि मोहतरम शेख एजाज साहब का ये सेकंड लेक्चर है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में। फर्स्ट लेक्चर उन्होंने जो डिलीवर किया था वो टॉपिक था ओवरऑल जो टेक्निक्स हैं प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स की, डिटेल अटेम्प्टिंग ऑफ पेपर की जो टेक्निक्स हैं वो शेख साहब मोहतरम ने आप लोगों को डिलीवर की थी। आज शेख साहब का टॉपिक है 22A 22B CRPC। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये बड़ा अहम टॉपिक है, स्पेशली यंग लायर्स के लिए। प्रैक्टिस जब भी आगाज करते हैं तो स्टार्ट में ये बेल मैटर्स और 22वीं की पिटीशन ये इनिशियली हमें फेस करते हैं। तो इस सिलसिले में ऑनरेबल जज साहब मुझे बता रहे थे कि ये जब लेक्चर्स देने आप लोगों को आते हैं तो इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। मोहतरम शेख साहब मुझे बता रहे थे कि रात को 1:30 बजे तक ये तैयारी करते रहे हैं लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए, साइटेशंस रिसर्च की और उसके बाद ये लेक्चर प्रिपेयर होके आज आपके सामने डिलीवर करने लगे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल शेख एजाज साहब और एडिशनल सेशन सियालकोट साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने लेक्चर का आगाज करें। सर प्लीज। तमाम अल्लाह की ज़ात के लिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। आज का जो मेरा टॉपिक है ये 22A CRPC। बेसिकली तो ये जो क्वेश्चन है ये एडिशनल सेशन जजेस के जो एग्जाम, लेकिन बाज़ औक़ात जो है पेपर जो बनाने वाला कोई मेहरबान होता है तो वो इस तरह का क्वेश्चन डाल देता है। उसके पीछे जो उसकी विजडम होती है वो ये होती है कि जो नौजवान है जो है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकली इस प्रोपोजिशन से गो थ्रू होते हैं। तो पर्पस जो है अच्छे जो पेपर डालने वाले का ये होता है कि चलिए एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जिसकी वजह से जो कमी है पेपर में वो पूरी हो जाए। आपके की तरफ आते थोड़ा सा ऐसे नहीं रहेगा, मैं उसको लीजिए हूँ। इसको अगर ये यहीं रखते तो मैं नेक्स्ट करता जाऊँ, ऐसे पॉसिबल है? केवल नहीं है तो आपकी मशक्कत जो है वो कम आगे कहाँ से ला पीछे कहाँ से लाएंगे यहाँ से नीचे। आवाज़ आपको क्लियर आ रही है जी? यस सर। चलें शुरू है। फर्स्ट ऑफ ऑल CRPC जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो प्रोसीजर को डील करता है। आप सभी जानते हैं जो पेनल कोड है पाकिस्तान पेनल कोड PPC जो है, जिसे ताज़ीरात पाकिस्तान भी कहते हैं, वो जुर्म जो होते हैं, ऑफेंसेस जो होते हैं उनको डिफाइन करता है, उनकी पनिशमेंट को डिफाइन करता है। जबकि जो ट्रायल का जो प्रोसीजर है, इंक्वायरीज का, इन्वेस्टिगेशंस का, वो जो है CRPC जो है अवेलेबल करती है। तो चैप्टर 2 जो है CRPC का, जिसका नाम है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, उसका पार्ट E जो है उसमें जो 4 सेक्शंस हैं, 22 अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, 22A पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, 22B ड्यूटीज ऑफ जस्टिस ऑफ पीस और 25 एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस।
तो आप जब भी अपने क्वेश्चन का आगाज करती हैं, तो मैंने लास्ट लेक्चर पे भी जो है बताने की कोशिश की थी कि जो पेपर सॉल्व करना ये एक आर्ट है। जैसे पहलवान होते हैं, रेसलर होते हैं, वो जोर से नहीं जीतते, वो टेक्निक से जीतते हैं। तो जिसके पास टेक्निक अच्छी होती है वो 2 पेज लगा जाता है। तो जब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है या कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो सबसे पहले अगर उससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन है उसको आप डिफाइन करें, डेफिनेशन कीजिए। उसके बाद जो दूसरी हेडिंग आप निकालेंगे वो आप निकालेंगे जो है लीगल प्रोविजंस क्या हैं इसके। अगर आपको मालूम है तो मेंशन करते हैं, अगर नहीं मालूम तो गलत नहीं लिखनी। अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये सेक्शन पता नहीं ठीक है या गलत है, तो कभी भी गलत सेक्शन कोड नहीं करके आए, छोड़ दें, गोल कर दें उसको। इसी तरह जब भी कोई जजमेंट है तो अगर आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट उसका रेफरेंस मालूम है, टाइटल और कहाँ रिपोर्ट हुई है, तो देन उसको लिखिए। अगर आपको ये नहीं पता तो उसका कंसेप्ट लिखिए। एग्जामिनर के लिए ये भी सफिशिएंट होता है। जो बिल्कुल टू दी पॉइंट जो है लीगल प्रोविजन लिखता है उससे वो ज़रा ज़्यादा खुश हो जाता है। इसी तरह जो जजमेंट का टाइटल और रेफरेंस लिखता है उससे भी वो ज़्यादा खुश होता है। लेकिन जो गलत लिखता है उससे वो नाराज होता है एग्जामिनर। और अगर ये दोनों चीज़ें किसी को नहीं आती तो वो उसका कंसेप्ट भी लिख दे तो एग्जामिनर इससे भी काम चला लेता है। तो ये जो है लीगल प्रोविजंस हैं। अगर ये सवाल आता है तो इनको आप कोट करें। सेक्शन 22 सीआरपीसी जो है ये 1920 में जो है एक्ट 38 था जब ये इंस्टीट्यूट हुई। एक्ट 38 से मतलब है कि जब 1920 का साल होगा तो वो आपको पहली अमेंडमेंट हुई होगी, फिर दूसरी हुई होगी, फिर तीसरी, तो इसकी बारी जो है 38 पे आ गया। लॉ में जो है 3 चीजें जो है एग्जामिनर जो है वो चेक करता है हर स्टूडेंट की। पहली वो देखता है कि इसको जो बेयर प्रोविजंस है लॉ की, इसका कितना उस पर अबूर है। सेकेंडली वो देखता है जो अमेंडमेंट्स हुई हैं कब कब हुई हैं, इसको ये पता है कि नहीं। तीसरी चीज वो देखता है कि ये जो जजमेंट्स की रोशनी में जो रेवोल्यूशन जो हुई है, जो एक इर्तका हुआ है, एवोल्यूशन जो हुई है लॉ के अंदर, लॉ तो डायनेमिक स्टैग्नेंट नहीं है, उसका इसे पता है कि नहीं। तो ये जो है 1920 में फर्स्ट टाइम जो है इंस्टीट्यूट हुई। A provisional government, so far as regards the territories subject to its administration, may by notification in the official gazette appoint such persons resident in Pakistan and not being a subject of any foreign state as it seems fit to be justice of peace within and for the local area mentioned in such notification. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात जो है ये जिस बंदे को भी अपॉइंट करना है एज जस्टिस ऑफ पीस, शी शुड बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। दूसरा इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफाई करना चाहिए। एक वक्त था जब जजेस के अलावा भी लोग जस्टिस ऑफ पीस होते थे। ये जजमेंट सईद खोसा साहब की गालमान PLD 2005 पे 470 पे। अगर उसको आप पढ़ें तो उसमें जो है पूरी एक हिस्ट्री इसकी जो है उन्होंने डिफाइन की हुई है, ये जस्टिस ऑफ पीस क्या था। तो उसमें उन्होंने जो है बताया है कि किसी ज़माने में जो है जजेस के अलावा लोगों के पास भी ये एक रैंक जो है ये एक डेजिग्नेशन होता था। सेकेंडली पंजाब ने एक अमेंडमेंट की इसमें, ये जो पहले ही आपने पढ़ी है ये फेडरल से रिलेटेड थी। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें सूबे भी जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं अपनी मंशा के मुताबिक। तो पंजाब ने जो अमेंडमेंट की, ये अमेंडमेंट हुई 1982 में। The provisional government made by notification in the official gazette। याद रखें कि जो हुकूमतें हैं वो जो भी काम करती हैं वो गजट के अंदर जरूर आता है। गजट में एक रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर वो चीज़ पब्लिश होती है और बार पब्लिश करने से पहले वो उसको मीडिया में भेजते हैं कि अगर किसी को कोई इतराज़ आता है तो इस पर देखें। ओपिनियन आती है जूडिस्ट्स की, मीडिया की, लीगल पर्सनस की। जब वो फाइनल हो जाता है तो गजट में आ जाता है। A point for such period as may be specified in the notification subject to such rule as may be made by it any person who is a citizen of Pakistan and as to whose integrity and suitability it is satisfied to be a justice of peace for a local area to be specified in the notification and more than one justice of peace may be appointed for the same local area। तो इसमें जो इस सेक्शन में जो 2-3 चीजें हाईलाइट की है, पहली चीज पे हाईलाइट की है कि पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए, उसकी सुटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए,
उसको जब अपॉइंट करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन में जो है इस बाबत जो है बात आनी चाहिए। उस नोटिफिकेशन में ये पीरियड भी इसका स्पेसिफाई होता है कि कितनी देर के लिए जो है ये जस्टिस ऑफ पीस जो है ये डेजिग्नेशन जो है काम करेगा, और पीरियड भी होता है कि कितने टाइम के लिए करेगा, कितना एरिया है इसके पास जो है। मुझे याद है ये जो 22 से 22B की जो पावर्स हैं ये पहले हाई कोर्ट के पास से होती थी, इवन के सेशन जजेस के पास भी नहीं थी। फिर एक वक्त आया गालून में 2000 के लगभग होगा जब ये सेशन जजेस के पास ये पावर जो है डेजिग्नेट की गई। फिर जो 22 से भी की जो प्रोविजन है उसको डिस्ट्रिक्ट सेशन जज देखता था, एडिशनल के पास में ये पावर नहीं थी। फिर जो है रिसेंटली ये पावर जो है कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले जो एडिशनल्स को भी जो है दी गई है। अब एडिशनल भी इसको देखते हैं, माइट भी कोई ऐसा वक्त है कि ये मैजिस्ट्रेट को भी दे दी जाए पावर्स फर्दर जाके चल। अब इस सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस फीस इन हैंड ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट इसका परवाना जारी करती है। परवाना लेजिस्लेशन में, नोटिफिकेशन में प्रोविजनल गवर्नमेंट करती है, लेकिन फिर जो अपॉइंटमेंट होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ जो सूबे का होता है वो करता है उसको। अपने तमाम जजेस को एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके हाथ में होती है। रूल्स और बिजनेस ऑफ जस्टिस ऑफ पीस में भी क्वाइंड बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो ये मेरी नज़र से आज तक कोई ऐसा रूल नहीं गुजरा जो उन्होंने बनाया हो कि जस्टिस ऑफ पीस जो है ये इसके रूल्स हैं, ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ये इसकी पावर्स हैं, ये इसने काम करने हैं, ये इसने नहीं करने। ये जो है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं उन्होंने अपनी जजमेंट्स की रोशनी में जो है पावर्स दी हैं और कुछ कदगने लगाई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मेरी नज़र से ऐसी कोई चीज़ आज तक अभी तक नहीं गुजरी। Period of appointment of justice of peace may be determined by a provisional government. Period of appointment may be specified in the notification. Notification should be published in official gazette. Justice of peace would be citizen of Pakistan. ये foreign citizen नहीं हो सकता। There should be set selection of integrity and suitability of the person appointed as justice of peace. For a local area, one or more person as justice of peace may be appointed. ये वही सेक्शन है। सिर्फ मैंने इसको जो है बुलेट जो है फॉर्म में जो है मैं लिया हूँ ताकि इजी हो जाए समझ। What suitability means here? देखें suitability होती है जो प्रॉपर हो किसी काम के लिए। प्रॉपर से मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है। जैसे पाकिस्तान में जो क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि ये एडिशनल सेशन जज कम अज कम इसकी क्वालिफिकेशन जो है ही शुड बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अगर सेक्शन की वर्डिंग को देखें तो इसमें एक बात तो बड़ी मतलब कंसिस्टेंटली कही गई जा रही है कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे कहीं पे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ही शुड बी क्वालिफाइड एज जज। तो इसका मतलब कि क्या ये दूसरे लोगों के बारे में भी बात हो रही है कि दूसरे लोग भी जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट हो सकते हैं? देखिए इसमें मैंने दोसा साहब के जजमेंट का जिक्र किया है पहले, उसमें मैंने बताया कि उन्होंने हिस्ट्री इसमें डिफाइन की, तो उस हिस्ट्री के मुताबिक और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये कदगर नहीं है कि वो जरूरी जज है, ठीक है जी। बल्कि मैंने तो कुछ जजमेंट ऐसी भी पढ़ी है जो मैजिस्ट्रेट होता है इसके पास भी ये पावर्स होती है। जो 156(3) के तहत जो वो FIR के ऑर्डर्स देता है तो यही पावर्स वो जो है यूज़ करता है। तो मैंने ये भी कहा कि माइट भी कभी कुछ ऐसी लेजिस्लेशन हो जाए, हाई कोर्ट को अच्छे रूल्स अपने बना दें। जैसे वॉल्यूम 3 जो है ये क्रिमिनल रूल्स जो है उसको एड्रेस करता है, डिस्कस करता है। तो माइट भी विद पैसेज ऑफ टाइम ऐसी बात कोई आज के जजेस के अलावा भी जो है ये हो सकता है। तो अभी तक ये जो पावर्स है ये जजेस को ही दी गई है। जजेस के अलावा जो है कहीं किसी और प्राइवेट बंदे को या जो जज नहीं है उसको उसके पास ये पावर्स नहीं है। 22 से 22B की जो पावर्स नहीं है, एक्सेप्ट जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स नहीं है, जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स उसके पास नहीं है। ये आगे चलूं जी। ये जो 22 से है ये पावर्स जो है डोनेट करती है जस्टिस ऑफ पीस को, और जो 22 से जो B है ये ड्यूटीज जो है वो देती है। पावर्स यू ऑल नो बेटर कि कोई अथॉरिटी जो है वो क्या क्या कर सकती है, ये उसकी पावर्स में आती है। और ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस होती हैं जो उसने हर सूरत में करनी ही करनी है।
पावर जो होती है इसमें जो है डिस्क्रिप्शन होती है, वो एक्सरसाइज करती है अथॉरिटी या नहीं करती, पावर तो उसके पास होती है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन पे चली जाती है कि वो उस पावर को किस तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन जो ड्यूटीज होती हैं ये ऑब्लिगेशंस होती हैं, ड्यूटी हर सूट में परफॉर्म करनी होती है। अगर कोई अथॉरिटी ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं करती तो वो लीगल लैंग्वेज में उसको मिसकंडक्ट कहते हैं। तो मिसकंडक्ट में कोई भी अफसर जो है वो फारग हो सकता है। तो इसकी जो पहली सब सेक्शन है वो है जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया। आजकल जो लोकल एरिया को डिफाइन हम करते हैं वो ये करते हैं कि एक जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेक्शन जज है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वही उसका लोकल एरिया है, उसके अंदर ही उसकी पावर्स हैं। उसने जो ऑर्डर करनी है इन इस सेक्शन के तहत वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर ही उसने करने हैं, बाहर नहीं करने। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एनी अरेस्ट, तो पहली पावर जो ये सेक्शन देती है जस्टिस ऑफ पीस को, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे सकता है। Have within such area all the powers of police officer refer to section 54 and officer in charge of police station refer to section 55। अब इसमें दो चीजें हैं, एक पुलिस ऑफिसर का जिक्र हुआ है, एक जो है स्टेशन हाउस ऑफिसर या इंचार्ज जो है उसका जिक्र हुआ है। तो 54 की जो पावर्स हैं ये अरेस्ट की पावर्स हैं विदाउट वारंट जो हैं जी। और ये जो 55 है आई थिंक ये वेगाबोन्ड्स जो है उनकी अरेस्ट रिलेटेड जो है ये जो है एसएचओ की पावर होती है। अगर वो कंसीलमेंट करता है अपना नेम रेजिडेंस अपना पता नहीं बताता कोई, या वो समझता है कि ये बता रहा है ये ठीक नहीं है, तो उसको जो है अरेस्ट कर सकता है। तो ये जो जस्टिस ऑफ पीस है इसके पास जो है 54 के तहत और 55 के तहत अरेस्ट करने की जो है ये पावर्स है, ये सेक्शन 1 में जो है दी गई। नंबर 2 में जो है जस्टिस ऑफ पीस making an arrest in exercise of power under section 1 shall forthwith take or cause to be taken the person arrested before the officer in charge of nearest police station and furnish such officer with the report as to circumstances of arrest and such officer shall thereupon re-arrest the person। अब पहली बार जो अरेस्ट की दी गई है सेक्शन 54 और 55 सीआरपीसी के तहत जो जस्टिस ऑफ पीस को है, तो अब ये अरेस्ट करके अपनी अदालत में नहीं ले जाएगा बंदे को, ये अरेस्ट करके जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर वो पुलिस ऑफिसर जिसकी खबूत में बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है, ये नहीं होगा कि सियालकोट में अरेस्ट किया है तो जो है देने लाला मसका है, ऐसा नहीं होगा। जो उसकी रेलिवेंट जो है जुरिस्डिक्शन होगी जहाँ से अरेस्ट हो रहा है उस एसएचओ के पास जो है वो बंदा जाएगा, साथ रिपोर्ट जाएगी कि इस जो है जुर्म के तहत या इस कॉज की वजह से जो है इसको अरेस्ट किया गया है। तो एसएचओ जो है अपने रोजनामे में लिखने के बाद उसको री-अरेस्ट करेगा, वो रोजनामे में उसकी गिरफ्तारी खुद डालेगा। पहले गिरफ्तारी कर रहा है जस्टिस ऑफ पीस, बाद में गिरफ्तारी डालेगा एसएचओ। फर्दर सब सेक्शन 3 जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया shall have powers within such area to call upon any member of the police force on duty to aid him। जहां वो अपने एरिया में है जस्टिस ऑफ पीस, वहां अगर कोई भी पुलिस ऑफिशियल जो है किसी भी रैंक का जो है जस्टिस ऑफ पीस उस अरेस्ट करने के लिए उसको ऑर्डर जारी कर सकता है। अब किस किस काम के लिए अरेस्ट करेगा वो ए और बी और सी में है। फर्स्ट है कि अगर कोई कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कोई रीजनेबल कंप्लेंट है उसके पास, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है उसके पास, तो इसके तहत जो है वो अरेस्ट करने का जो ऑर्डर जारी करेगा। जो भी पुलिस एम्प्लॉय उसके सामने आएगा या किसी को कॉल कर ले, वो थाने से बुलाए जाए तो सामने हो। बी में है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और कोई बंदा अगर भाग रहा है तो उसकी जो उसको री-अरेस्ट करने के लिए वो एस्केप हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी जो है इसकी जो है पावर्स हैं। ये लाइट ऑफ हुई है। दूसरी बताती है कि ये जो अरेस्ट होगी तो अरेस्ट करने के बाद वो जो है एसएचओ को दोबारा जाके जो है बता देगा, एसएचओ उसको री-अरेस्ट करेगा। तीसरी जो है वो पावर्स है उसके पास कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को कॉल करेगा अरेस्ट करने के लिए, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तब अरेस्ट करने के लिए वो भाग रहा है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए।
अब इसकी जो कॉल है, इसको स्टैट्यूट ने एक जो है सेफ्टी दी है कि उसकी कॉल को डीम किया जाएगा, तस्वर किया जाएगा कि ये अथॉरिटी की कॉल है। जैसे एक स्पाई को उसका एसएचओ कमांड देता है, या एसएचओ को उसका एएसपी देता है, एएसपी को उसका सीपीओ डीपीओ देता है, या डीपीओ को डीआईजी या आईजी देता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह तस्वर होगा कि ये कमांड अथॉरिटी की है। मीनिंग देयर बाई कि अगर वो इस कमांड के ऊपर जो है अमल दरामद नहीं करता तो ये मिसकंडक्ट होगा और एज पर रूल जो है उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। जस्टिस ऑफ पीस के पास इसके बाद एक और पावर्स जो है कि जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो टेस्ट कर सकता है। ये स्टैट्यूट ने इनको प्रोवाइड तो किया लेकिन करते नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में रूटीन नहीं है। इसी तरह किसी चीज की वेरिफिकेशन भी जो है कर सकता है, ये यहाँ नहीं होगी। सर बुलाया मैंने, एक मिनट मैं घर सर वेट कर दो। नहीं कोई बात नहीं, ये जर्नल पढ़ी है, ये तो सबने पढ़ी हुई है। असल चीजें तो आगे आएंगी, क्या फॉर्म है, क्या क्या मामला तो नहीं है Sir, इसके may I साथ। have a question? जी श्योर। सर ये जो जस्टिस ऑफ पीस पे जितनी भी पावर्स है, इसके अलावा जैसे अभी हमने पढ़ा ना बाय से में कि पावर टू अरेस्ट, तो अगर जस्टिस ऑफ पीस जो स्पेसिफिक एक सेक्शन है, अगर ये पावर उसके थ्रू उसको नहीं भी दी जाती किसी भी जज को, तो वैसे भी तो उसके पास एक इख्तियार है या कि वो अरेस्ट करे, उसके वारंट्स वगैरह जारी करके और पुलिस उसको अरेस्ट करके ले आए। तो या आप ठीक कह रही हैं, जो स्टैट्यूट है उसमें कई प्रोविजन जो होती हैं एक ही पावर्स को जो है डेलीगेट कर रही होती है। ठीक कह रही है, सेक्शन 100 का वारंट जारी कर सकता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जस्टिस ऑफ पीस की वैसे ही सेम पावर दे रहा है, तो क्या तो इसका कोई खास मकसद तो फिर ना रह गया? नहीं, इसका मकसद है, इसका मकसद ये है कि जैसे 22 जो है उसकी 1 2 3 सब सेक्शन है। वो तो तब है ना जब वो दर्ज नहीं करते तो हम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए दे देते हैं कि एफआईआर नहीं अभी दर्ज करें। जी इसमें जो है, जो मैं समझता हूँ कि ये पावर्स क्यों दी गई है, इसमें जो मैजिस्ट्रेट और सेशन जजेस को जो चैप्टर्स डील करते हैं वो ट्रायल वाले चैप्टर्स डील करते हैं। जब आपकी सीआरपी से शुरू होती है तो इसके जो पहले चैप्टर्स हैं, ये जो 46 से शुरू होते हैं, ये जाते हैं तकरीबन 55, 6, 59 तक, ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। इसी तरह 154 से लेके 173 तक जो है ये भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। फिर इसके बाद 240 से जो ऑनवर्ड्स हैं, ये जो मैजिस्ट्रियल ट्रायल से रिलेटेड हैं, वहाँ जो है मैजिस्ट्रियल पावर जो दी गई हैं। इसी तरह 265 में सेशन ट्रायल से रिलेटेड हैं। तो ये जो है ये अरेस्ट की पावर जो है स्पेसिफाई कर दी गई है जस्टिस ऑफ पीस के साथ, इसको कनेक्ट कर दिया गया है। जब ये जिन्होंने ये इनेक्ट की होगी उन्होंने फील किया होगा कि इसको स्पेसिफाई कर दिया। और आपकी बात ठीक है, अगर ये ना भी होती तो देन भी उसके पास पावर है, लेकिन फिर उसके बाद जो पावर है, अगर आप जो सीआरपीसी है उसकी स्कीम को देखिए तो उसमें सबसे पहले आई थिंक सेक्शन 6 है जो डिवीजन ऑफ कोर्ट्स है। उसमें वो कहते हैं हाई कोर्ट्स है, फिर सेशन कोर्ट्स है, फिर मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स है, फिर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो उस डिवीजन में कहीं जस्टिस ऑफ पीस का जिक्र नहीं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ शायद वहां क्योंकि स्पेसिफाई नहीं हुआ तो उस हवाले से जो है यहाँ जो है स्पेसिफाई कर दिया गया। दूसरा जो तकसीम है कोर्ट्स की, वो जुडिशियल पावर्स देती हैं, और आगे आप जाके पढ़ेंगे कि जस्टिस ऑफ पीस जो है इसके बाद जुडिशियल पावर्स नहीं होती, ये एग्जेक्टिव पावर्स रखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखता है। इवन लेटेस्ट जजमेंट आई है गुलाम अब्बास PID 2016 सुप्रीम कोर्ट 581 है, वो कहते हैं कि खुदाई जुडिशियल जो पावर्स भी हैं इसके पास। तो बाकी जो प्रोविजंस जो हैं ये जुडिशियल पावर्स देती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के लिए मैं समझता हूँ लेजिस्लेशन ने शायद जरूरी समझा कि एग्जेक्टिव पावर्स में भी अरेस्ट की पावर इसको स्पेसिफाई कर दी जाए। तो बाकी ये जो लॉ की सारी चीजें होती हैं ये डिबेटेबल होती है। लॉ स्टैग्नेट नहीं होता, ये डायनेमिक होता है। लॉ एक ऐसी चीज है कि अगर एक तरफ 100 साल लॉ को पढ़ने वाला तालिब इल्म हो और एक तरफ एक दिन का हो, और वो एक दिन का बंदा कहे कि ये एक नई जजमेंट आ गई है, तो 100 साल वाला बंदा उसको ये नहीं कह सकता नहीं आई जब तक उसको पढ़ेगा, ठीक है। तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास तो 100 साल का नॉलेज है, आप आज आ रहे हो, आप ये बात कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता।
वो कहेगा देयर मे बी, देयर माइट बी। जब तक वो पढ़ेगा फिर उसको वो एनालाइज करेगा, ये बात ठीक है या गलत है। ये बिजली बोर्ड की वजह से हुआ है, तो ये लगा लेंगे इसके साथ ही होता है। तो इसकी बैटरी नहीं सर लग सकती, टाइम नहीं उसको ज़्यादा चार्ज है, इसका ज़्यादा बैटरी की अलग है, बोले नहीं अच्छा तो ये मेरे पास एक चार्जर है, देख लेंगे वो लगता है। चैलेंज इसको दबाने का दिन रखते हैं, ये तो मुश्किल एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये तो स्टूडेंट्स के लिए तो सेक्शन 22 ए जो है वो पावर से रिलेटेड है। ये ऐसी सेक्शन है जिस पे मेरे हाल में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाना चाहिए, सब लोग इससे गो थ्रू में। सेक्शन जो 22 बी है, ये ड्यूटीज जो है ये भी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। मैं इससे आगे चलता हूँ। जब भी क्वेश्चन आ जाए जस्टिस ऑफ पीस का तो पहले लीगल प्रोविजंस लिखें, फिर जो आपको कंसेप्ट आता है सेक्शन 22 ए और 20 का, जो कंसेप्ट है, जो क्रक्स आपको आता है वो क्रक्स लिखिए। उसके बाद इसकी कमेंट्री पे आ गई, ऊपर हेडिंग दे दे कमेंट्री। कमेंट्री के बाद जो सब हेडिंग्स हैं ये आप एबीसी की सूरत में भी दे सकती हैं, ये आप जो है रोमन 1 2 3 4 उस सूरत में भी अगली हेडिंग्स दे सकती हैं। अपने पेपर में आपने खूबसूरती लेकर आनी है। एक सीरीज चल रही है बड़ी हेडिंग सी 1 2 3, फिर एक हेडिंग जो है नीचे जो आप सब हेडिंग देते हैं उनको जरूर कैटेगराइज करें, चाहे वो एबीसी की शक्ल में करें, चाहे वो रोमन की शक्ल में करें, चाहे वो डॉट्स की सूरत में करें, चाहे आप एरो का निशान लगा के करें, ताकि स्पेसिफाई होता जाए कि ये चीजें इस हेडिंग के नीचे आ रही हैं। अगर आप कंटिन्यूसली हेडिंग देते जा रहे हैं तो पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगी कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये किस हेडिंग के तहत आ रही है। तो ये पेपर की ये भी एक खूबसूरती है। कमेंट्री में सबसे पहली चीज आ जाती है प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में जो है आप लोग में से मेरे ख्याल में शायद ही ऐसा कोई हो स्टूडेंट जिसने कभी 22 से 22 भी दायर ना की हो या दायर होती ना देखी हो या अपने सीनियर के साथ इसको देखा ना हो। तो सबसे पहले हम एक ड्राफ्टिंग करते हैं। इसकी ड्राफ्टिंग जो है उसके साथ एक एफिडेविट लगाती हैं। याद रखिए जो क्रिमिनल की जितनी भी पिटीशंस उनके साथ एफिडेविट जो है जरूरी होता है। और यहाँ एक चीज करेक्शन कर लें, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत से लोग जो है इसको गलत पढ़ते हैं, कहते हैं रिट कर दी है। रिट जो है ये एक स्पेसिफिक टर्म है लॉ की। रिट जो होती है ये 199 के तहत 183 है ये 83 जो है उसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट में होती है, ये हाई कोर्ट में 199। रिट जो है एक स्पेसिफाई वर्ड है। और फिर इसका रिट की जो है जो टाइप्स हैं 4-5, तो ये पेटिशन होती है, पेटिशन या एप्लीकेशन। इसको हमेशा एप्लीकेशन करें या पेटिशन। अगर आप पढ़ी लिखी कम्युनिटी में बैठे हुए हैं और वहाँ आप ये बात करें कि वो जी भाई रिजेक्ट कर देती है, तो देखने वाला जो लाभ समझने वाला वो कहेगा कि ये इन्होंने टर्मिनोलॉजी ठीक यूज नहीं की। तो सबसे पहले प्रोसीजर में होती है एप्लीकेशन। आप दायरी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं किसी चीज। तो फाइल के लिए आप एक फाइल तैयार करते हैं जिसमें आप अपने इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं उसमें फोकसिंग जो चीज़ की होती है वो होती है जो आपका ऑफेंस जो है मेड ऑफ उससे हो रहा है। तो मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है, जिस दिन से मैं जज बना हूँ तो बहुत सी पिटीशन आती है उसमें पूरी घर की स्टोरियाँ लिख दी होती हैं, तो ये बेसूद होती है। पूरी पॉइंट लिखें, आपका जो ऑफेंस बन रहा है या जो आप ऑफेंस बनाना चाहते हैं वर्डिंग उसके मुताबिक होनी चाहिए। उसके साथ उसमें एफिडेविट आप लगाते हैं, साथ ये दायर हो जाती है। जो ये दायर होती है तो कोर्ट जो होती है उसके पास पहली पावर जो होती है जब ये आती है पिटीशन को, उसको उसी वक्त देखते ही कोर्ट डिसाइड कर सकते। लेकिन लॉ का ये मकूला है कि नो बडी शुड बी कंडेम्न्ड हियर। तो बेसिक ये ग्रीवियंस आपकी होती है एसएचओ के खिलाफ। तो फिर जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्होंने हेल्ड किया कि इसमें कम से कम एसएचओ को सुनना जो है चाहिए। जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ बाइफर्केटेड जजमेंट्स हैं। कुछ जजमेंट्स जो है वो कहती हैं नहीं जस्टिस ऑफ देखे, अगर उसको माइंड जो अप्लाई करता है कि ये काइंड ऑफ ऑफेंस है वो डायरेक्शन दे दे। कुछ कहते हैं नहीं एसएचओ को सुन ले।
कुछ कहते हैं नहीं, जो प्रोपोज ड्यूल था उसको भी सुनिए, हो गया शुरू। इसको मैं जजमेंट्स की रोशनी में आपको साथ लेके चलता हूँ ताकि ये जजमेंट्स आपके काम आ जाएं। जो स्पेसिफिक वर्डिंग यूज़ की गई है कोर्ट्स ने वो भी हम पढ़ लें। सर ये हमारे रूटीन प्रैक्टिस में देखा गया कि जब हमें ब्रीफ होता है फैचू के लिए, हम पिटीशन में चले गए हैं जी तो हमारे पुलिस रिपोर्ट आती है, जी एक पार्टी की वो ऐसा सुन नहीं रहा तो हम आते हैं कोर्ट के पास जस्टिस लेने के लिए। जी इधर आके भी रिपोर्ट उस पर रिलायंस किया जा रहा है कि ऐसा जो कह रहा है अगर उसकी रिपोर्ट हमारे हाथ में आ रही है तो जनाब ये पर्चे का ऑर्डर हो जाएगा, अगर नहीं आ रही तो खारिज हो जाती है। अगर फिर भी यही कुछ हो रहा है तो उधर ही बंदा बैठा है। इसमें मैं आपसे प्रैक्टिकल बात शेयर करता हूँ, क्योंकि जब बतौर लेक्चर मैं आता हूँ कहीं तो फिर जो है मैं किसी चीज़ का होप नहीं अपने ऊपर महसूस करता कि ये बात जो जुडिशरी के इंडियस का तो ये नहीं करना। उसमें मैंने जो फील की है प्रैक्टिकली, जब आप पटिशन लेकर आते हैं तो प्रॉपर असिस्टेंस नहीं होती, बस कहानी लिख दी होती है। अब जो ऊपर वाली चेयर बैठी हुई है उसको कन्विंस भी तो करें ना, ये कन्विंस बातों से नहीं होगा। आप कहें जी ये बंदा जा रहा था जी उसने पिस्टल निकाल लिया, जिसको धमकी दे दी, इन चीज़ों से नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कोर्ट में जाए। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मुझे याद है मैं कई दफ़ा विटनेसेस भी साथ ले आता था। मैं कहता जी ये मेरी स्टोरी है, ये बंदा इसका जनाब हुआ है, कोर्ट एग्जामिन कर ले। ऐसा क्यों हमारी बात नहीं सुनता जनाब, या उसकी समझ में नहीं आ रही, या वो समझना नहीं चाहता। ये मेरी स्टोरी है, ये मेरे विटनेसेस है, कोर्ट खुद प्रूव कर ले। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है मेरी बात से तो प्रॉपर ऑर्डर जो जारी कर दे, एज पर लॉ जो है। तो मैंने देखा कि इस कंडक्ट की वजह से रिलीफ मिला। और जहाँ शुरू में नहीं पता था तो सिर्फ ये पढ़ा हुआ था जी कॉग्निटिव इफेक्ट्स मेड हो गया तो बस एसएचओ ड्यूटी बाउंड है और अदालत पे ड्यूटी बाउंड है। तो पर्चे के ऑर्डर तो होने हैं, तो कोई और गवाह या इसको साबित करने की जरूरत क्या है? बस इतना कह दे नहीं काफ़ी है, सफिशिएंट है, यहाँ से कॉग्निटिव इफेक्ट्स है। और बुलंदे जजमेंट भी लेके जानी। वो जस्टिस ऑफ पीस ना कोई जजमेंट देखते थे ना कोई बात देखते थे, वो खारिज करके उधर मारते थे। चलो जिसको फिर आते। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। सबसे पहली हेडिंग है जी मैंने जो निकाली है ड्यूटी टाइमिंग। फॉर जस्टिस ऑफ पीस। वैसे तो रूटीन में सभी जानते हैं कि जस्टिस ऑफ पीस या अदालत जो है जो उसकी टाइमिंग होती है उस पर बैठती है, उसके बाद जो है वो कोई चीज़ एंटरटेन नहीं करती। PID 2005 कराची 621 में हेल्ड हुआ। An ex-officio justice of peace are not only required to exercise their powers during their official hours, but they are justice of peace for 24 hours and may exercise their powers anywhere. 24 घंटे में अपनी jurisdiction में कहीं भी वहाँ इसको एक्सरसाइज कर सकता है within their territorial jurisdiction. PID 2012-188 लाहौर पे जो है फर्दर हेल्ड हुआ। Justice of peace is not for specific hours, rather he is empowered to act, proceed round the clock. ये दोनों जजमेंट जो हैं ये जस्टिस ऑफ पीस को पावर्स देती हैं कि वो 24 आवर्स जहां भी है अपनी जुरिस्डिक्शन में अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है। ये पावर्स तो दी गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ हर अथॉरिटी के पास बहुत सी पावर्स होती हैं लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करते, उसकी भी बेशुमार वजूहत होती हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। जैसे ये क्वेश्चन उठा था अरेस्ट का, उसमें ये बात एड्रेस होती है। जो पावर्स होती हैं जो किसी लीगल ऑफिसर्स के पास होती हैं, उसमें सबसे पहली पावर्स उसके पास जुडिशियल पावर्स होती हैं। जुडिशियल पावर्स जो ऐसी पावर्स हैं जिनको आप आम मफहूम में अगर आपको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ तो वो पावर्स जो वो कानूनी शहादत की रोशनी में एक्सरसाइज करता है, जिसमें अनोख चीज़ें सामने आती हैं, वो जुडिशियल पावर्स हैं। और ऐसी चीज़ें जो कानूनी शहादत से हट के जैसे इंक्वायरीज वगैरह हैं और जिसमें कोई चीज़ अनोख नहीं आती, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं। तो आप जानते हैं बेटर कि जो जुडिशियल पावर्स होती हैं उनका जो डिसीजन आता है
उसकी आप जो है रिविजन फाइल करते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं वो आप रिट पिटीशन में जाते हैं। यही वजह है कि ये जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जब कोई डिसीजन देता है तो आप इसको हाई कोर्ट में जब चैलेंज करते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है, आप रिट पिटीशन में जाके इसको करते हैं और रिविजन में नहीं जाते। शुरू में होता रहा था, जब ये नई नई पावर्स आई तो रिविजन में भी लोग जाते रहे ऊपर, और रिविजन एंटरटेन होती नहीं, उनके ऊपर ऑर्डर आते हैं। लेकिन फिर एक स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ये रिविजन में जो है इनको नहीं देखा जा सकता। तो ये जो PLD 2005 कराची 621 said powers are neither supervisory nor judicial but are administrative and ministerial in nature। एक लेटेस्ट केस लाज का मैंने जिक्र किया था, गुलाम बास केस PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 581, ये सबसे लेटेस्ट केस है जो सुप्रीम कोर्ट का मेरी नज़र से गुजरा है। कि जजमेंट भी ऐसी चीज़ है कि जो भी बंदा कोई ये नहीं क्लेम कर सकता बंदा कि इसके बाद कोई जजमेंट नहीं है। हाँ, अगर उसने सारा को स्क्रूटिनाइज किया हुआ है तो फिर वो क्लेम कर सकता है कि इसके बाद कोई जजमेंट नहीं है। तो अगर गैप आ गया, जैसे हम इस लाइन में आ गए तो हमारा स्टडी का गैप आ गया, तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते इसके बाद नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में इसके बाद कोई जजमेंट नहीं गुजरी। जो मरूफ जजमेंट जो है 22 से 22B की पावर्स पे गुजरी है, इसमें सबसे पहली जो मशहूर मरूफ जजमेंट थी ये खुस्सा साहब की थी, जो 2005 में PLD 2005 पे 470 में थी जी। उसके बाद जो दूसरा केस था आई थिंक लुकमान वर्सेस हिजरो था, ताकि मेरे जेल में नहीं आ रहा, इसमें शायद आ गया थे। ये था PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 539, ये रमजे साहब ने जजमेंट, ये बशीर वर्सेस स्टेट था जी, बशीर वर्सेस SHO कार्ड ये वो ये तीसरी जजमेंट जो मशहूर मरूफ आई वो ये है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 581। ये जो है सारी जो है 22 से 22B की जो पावर्स अगर आपने टू द पॉइंट पढ़ी हो तो ये 3 जजमेंटें पढ़ लें तो ये सफिशिएंट है। इन्हीं जजमेंट की रोशनी में जो है जो हाई कोर्ट्स हैं वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रही हैं, और हाई कोर्ट्स ने जो केस लॉ हेल्ड किए उनकी रोशनी में जो हम इनको एक्सरसाइज करते हैं। अजान हो रही है असल में 4, 5 या 3 या 2 या मिनिमम 1 तो जरूर आप मेंशन करें। अगर आपको जजमेंट नहीं है याद तो ये जो कंसेप्ट है लॉ का ये जरूर मेंशन करें क्वेश्चन पेपर के आंसर पूछें। लॉ की 2 ही चीजें हैं, व्हाट इज लॉ एंड वेयर इज लॉ। अगर आपको ये नहीं पता वेयर इज लॉ कि कौन से सेक्शन इसको डील करती है, कौन से जजमेंट इसको डील करते हैं, तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज लॉ, लॉ है क्या। तो जो लॉ है उसको आप डिस्क्राइब कर दिए, हेडिंग निकालें, नीचे उसका आपका जो कंसेप्ट निकालते हैं। अब मैं आता हूँ जजमेंट्स, कमेंट्स के ऊपर जो जजमेंट्स हैं उनकी तरफ। 2011 वायलार 2466 कराची, ये जो है अगर ये मैंने दे दिया सेक्रेटरी साहब को जो है व्हाट्सएप पे भी, ये सारी स्लाइड दे दी ग्रुप में आ रहे हैं, तो ये आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड भी है। एक मैंने नोट भी इनको सेंड किया है, वो हार्ड कॉपी की करवा के वो भी आपको आप मिल सकेंगे, उसमें भी है। एक मैंने पूरे सवाल का स्केच बनाया हेडिंग निकाल के, तो वो हेडिंग से आपकी वो पूरे क्वेश्चन पे होगा। तो अगर आप इनको वैसे भी सुन लें तो ये है, कॉपी है आपको मिल सकती है, सेक्रेटरी साहब दे देंगे। तो इस जजमेंट में जो हेल्ड हुई बात कि जस्टिस ऑफ पीस इज नॉट रिक्वायर्ड टू इश्यू नोटिस टू एनीबॉडी और टू अक्यूज्ड और टू पुलिस। ये वो पहली बात है जो मैंने कही कि वो उसके पास पिटीशन होती है तो उसे देख के खुद भी डिसाइड कर सकता है, उसी वक्त कर सकता है। और आपने देखा होगा प्रैक्टिस में जो हरासमेंट की जो है पिटीशन होती हैं, इसको मैं तो खुसरा सा आर्डर कहता हूँ, तो ये बात जस्टिस ऑफ पीस आती है तो उसी वक्त कर देते हैं, ठीक है जी। तो उसका ना कोई सारा ना पाऊंगा उसका, तो उसके ऊपर मैंने आज तक कोई जजमेंट नहीं पड़ी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, तो इसके ऊपर अगर कंप्लाइंस नहीं होगा तो क्या रद्द अमल है, ये खामोश चला। लेकिन आप यूरिस्ट हैं, आप में से हम तो इस लाइन में आ गए हैं, अब हमने तो जो लॉ बना हुआ है उसको ही यूज करना है। आप अब लॉ मेकर हैं, लॉ में से कोई ऊपर जाएगा तो जरूर इस पर जो है काम करें। इस पर भी है कि जो हरासमेंट की जो होती है एक्शन, इसके भी कुछ असरात हैं। अगर इस पर कोई नई कंप्लाइंस करता तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए जी। फर्दर चलते हैं क्या, ये जो जजमेंट मैंने मेंशन किया है 2013 PCRI सिंध की है, ये एक और चीज जिन में रख लें, ये जो
पाकिस्तान के सूबे हैं, तो हर सूबे की जो जजमेंट होती है ये उस सूबे की अदालतों के ऊपर ही बाइंडिंग होती है। दूसरा सूबा जो है परसुएसिव ले सकता है, उसकी तकलीद कर सकता है, उनके लिए जरूरी नहीं होता इस पर अमल करना। पंजाब लाहौर की जो है जजमेंट वो पंजाब के तमाम जुडिशल अफसरान जो है उनके ऊपर बाइंडिंग है। ये आई थिंक आर्टिकल 201 कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी तरह 189 जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, इसी तरह 203 जी है या समथिंग वो शरीयत कोर्ट की जो है बाइंडिंग कहता है। तो ये परसुएसिव जो है जजमेंट है। तो इसमें ये हेल्ड हुआ कि जस्टिस ऑफ पीस कॉलिंग फॉर पुलिस डॉक्यूमेंट्स फॉर डिसाइडिंग एन एप्लीकेशन, इसकी वैलिडिटी क्या है? When it was alleged in an application under section 22A CRPC that a cognizable offence had been committed and same was not registered by SHO despite applicant's complaint, then it was not necessary for the justice of peace to call for comments or report from police in order to decide such an application. तो ये जजमेंट जो है ये पावर्स देती है कि अगर वो नहीं भी कॉल करता तो ये उसकी पावर्स है, इस जजमेंट की जो है रोशनी में वो फैसला कर सकता है। नेक्स्ट, ये जो जजमेंट है 2005 वायदार 1610, ये जस्टिस ऑफ पीस को जो पावर्स देती है कि अगर वो कमेंट्स नहीं कॉल करता तो उसके बगैर भी जो पिटीशन को देख के पार्टी को सुन के वो डिसाइड कर सकता है इसको एज पार्ट। डिस्पोजल ऑफ केस विदाउट अवेटिंग पुलिस रिपोर्ट, सॉरी ये उल्ट हो गया, डिस्पोजल ऑफ केस विदाउट अवेटिंग पुलिस रिपोर्ट इज नॉट प्रॉपर। ये जो है उसका अंगेज तसलसल आ गया। एक तसलसल एक वक्त में चलता रहा, शुरू में जब आया उनका किसी की रिपोर्ट लेनी जरूरी नहीं है, फिर मामला हाई कोर्ट में चलते गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा से रिपोर्ट जो है ले लें। फिर एक जो है कंसेप्ट चला, उन्होंने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट आप ले तो लें लेकिन आपके ऊपर की फंडिंग नहीं है, मर्जी है कोर्ट की इसके ऊपर अमल करे ना करे। फिर एक लेटेस्ट जो व्यू जो चल रहा अभी तक वो ये है कि अगर आप पुलिस कमेंट से ले लेते हैं और आप अगर उससे जो है उसको नहीं मान रहे तो आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी कि ये क्यों वैल्यूलेस है, क्यों कोर्ट जो है पुलिस की जो ओपिनियन है इससे जो है इत्तेफाक नहीं कर रही, उसकी 1 लाइन 2 लाइन 5 10 जो अदालत समझती है उसको जस्टिफाई करना है। और इवन अगर वो जस्टिफाई नहीं करता तो सिर्फ इसी ग्राउंड से हाई कोर्ट जो है ये जो नीचे से ऑर्डर हुआ होता है उसको सस्पेंड कर देते हैं, सिर्फ इसी ग्राउंड पे। नेक्स्ट, नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस जो कमेंट देती हैं, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया कि जो पुलिस की जो है रिपोर्ट उसके ऊपर अमल दरामद होता है, तो ये जरूरी नहीं है, लॉ लीगली ये जरूरी नहीं है। अगर कोई अदालत अपनी एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन कर रही है तो वो एक सेपरेट चीज है, तो लीगली ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि रिपोर्ट अगेंस्ट आ गई है तो इस रिपोर्ट को ही फॉलो करना है। वो रिपोर्ट जो है एक ओपिनियन है, तो ओपिनियन ऑफ पुलिस इज नॉट बाइंडिंग अपॉन एनी कोर्ट। No absolute embargo exists against the power of ex officio justice that in all circumstances, in the event of a negative police report, he cannot order registration of case. और भी जजमेंट्स हैं लेटेस्ट पीस रिव्यू में, मुझे यही अवेलेबल हुई तो मैंने ये कोट कर दिया। रिलायंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, आपकी वो बात कि पुलिस रिपोर्ट के ऊपर रिलायंस जो है हो रहा है। जस्टिस ऑफ पीस डिक्लाइंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेंट, एप्लीकेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन 222AB CRPC on the basis that the board of station officers stated that no such incident has taken place. इसकी क्या लीगलिटी है, ये इस जजमेंट में सिंध में जो है ये डिस्कस हुई। तो मैंने वैसे प्रैक्टिकली देखा कि सिंध की जजमेंट 22 से 22B के हवाले से ज्यादा एलैबोरेटिव है, ये अच्छी जजमेंट्स उन्होंने इस पॉइंट पे दी थी। तो हेल्ड हुआ सच कोड adopted by justice of peace was such courts adopted by justice of peace was against the norm। ये कोर्ट्स नहीं है, कोर्ट्स है लफ्ज़ की गलती से लिखी है। Norms of settled principle, justice of peace could legally examine the contents of an application but should not decline a legitimate right merely on the words of SHO to the fact that no offence had taken place। तो ये जजमेंट कहती है कि अदालत खुद सुने वो खुद जो है इस नतीजे पे पहुंचे कि ऑफेंस जो है मेड आउट हो रहा है कि नहीं। अगर तो अदालत जो है वो समझ लिया कि ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, फिर अदालत को डायरेक्शन देनी चाहिए। और जब अदालत समझे कि ऑफेंस मेड आउट नहीं हुआ तो याद रखिए, ये प्रैक्टिकल पॉइंट से आपको बता दें, जितनी पिटीशनें खारिज होती हैं आप अपनी बात करके अच्छे तरीके से करके आते हैं, लेकिन अदालत जो है वो कन्विंस नहीं होती कि कोई जुर्म हुआ। वो
खारिज कर देती है। कोई भी जज जब वो इस बात से कन्विंस हो जाए कि कुछ हुआ है, कुछ ऑफेंस हुआ है, चाहे कॉग्निजेबल हुआ है चाहे नॉन कॉग्निजेबल हुआ है, तो उस पर वो डायरेक्शन जरूर देती है, उसको फिर वो जो ऐसे अनअटेंडेड नहीं जाने देती। 2014 की जो है जजमेंट है लाहौर की है, impugned order passed by justice in absence of comment of SHO concerned was set aside in circumstances। तो इस तरह की जो जजमेंट्स हैं इनकी वजह से ये कमेंट्स जो है जरूरी हो गए कॉल करने। जब जस्टिस ऑफ पीस ने पीछे वाली जजमेंट की रोशनी में विदाउट कमेंट्स जो है ऑर्डर जारी करने शुरू कर दिए, तो ये ऑर्डर प्रोसीजर से सेट असाइड होना शुरू हो गया। और जो भी ऑर्डर हाई कोर्ट से सेट असाइड होता है उस ऑर्डर की कॉपी उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आती है कि आपका ये ऑर्डर आपने किया था, ये सेट असाइड हो गया है। तो उसमें जो सब ऊपर जो है जो लॉर्डशिप है वो डॉक्यूमेंट्स भी पास कर देते हैं कि आपको कानून का नहीं पता, आप क्या कर रहे हैं। तो जो बहुत लीनियंट है वो कोई कमेंट्स नहीं पास करते, लेकिन वो जजमेंट पे पीछे भेज देते हैं। तो वो जजमेंट जो पढ़ के जुडिशियल ऑफिसर को पता चल जाता है कि अब मैंने दोबारा ऐसे नहीं करना, ये मुझे एक साइलेंट मैसेज है हाई कोर्ट की तरफ से। जैसे SHO के कमेंट्स के बगैर को डिसाइड करता है, हाई कोर्ट पीछे भेज देती है सस्पेंड करके कि आपने जो कमेंट्स ही नहीं मंगवाए, कमेंट्स मंगवाए, फिर इसको सुने, फिर फैसला करें। तो जुडिशियल ऑफिसर समझ जाता है कि आइंदा से मैंने कमेंट्स जो है वो कॉल करने, फैसला तो अपनी मर्जी का करना, कमेंट्स जो है कॉल करना। और ये भी याद रखें जो लॉ है जो एक ही नुकते पे कई लॉज हैं, ये एक ही सूबे की जो कोर्ट्स हैं उनके मुख्तलिफ व्यूज हैं, और इवन चारों सूबों के जो व्यूज मुख्तलिफ हैं, और इवन सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जजमेंट में एक ही नुकते के ऊपर मुख्तलिफ व्यूज हैं। तो आपको जो व्यू आता है आप जो भी लिख देंगे उसके भी नंबर मिलेंगे। आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये इस जजमेंट में तो ये कहा गया, इसमें तो ये कहा गया, मैं कौन सा सही है, मैं जो आप जो भी लिखेंगे मार्क्स मिलेंगे। जो एग्जामिनर है उसके पास सारा मटेरियल, उससे सारी बातें उसको नॉलेज में, तो आप जो भी लिखाएंगे लिखें टू दी पॉइंट, बात वो लिखें जो कहीं हेल्प हुई हुई है, तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। 2014 की ये भी डिसीजन किया है, accused were not entitled to contest FIR before it was registered। ये है हियरिंग ऑफ एक्यूज के ऊपर कि क्या ये जो प्रोपोज्ड अक्यूज्ड है या मुलजिम है इसको सुनना क्या जरूरी है कि नहीं। उसके ऊपर जो सीरीज ऑफ जो है जजमेंट जो आई, accused was not entitled to contest FIR before it was registered against him। Accused would have right to approach the court only after the lodging of FIR and would take any defense in trial। तो इसके ऊपर दो व्यू स्टार्ट हुए। एक व्यू ये चलता है, आज तक चल रहा है, अभी तक चल रहे हैं दोनों व्यू। पहला व्यू ये है, कुछ लोग ये समझते हैं कि FIR लॉज होने से पहले तक ना कोई इंक्वायरी होनी चाहिए ना कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पहले FIR लॉज हो उसके बाद जो मामला देखते हैं बाद में। ये व्यू जिन लोगों का है वो कहते हैं कि FIR दर्ज होने तक मुलजिम को सुना जाना जरूरी नहीं, चाहे वो पुलिस के पास बंदा जाके बात कर रहा है, चाहे वो जस्टिस ऑफ पीस के पास आ रहा है, तो मुलजिम को सुनना जरूरी नहीं। ये उस तबका फिक्र का जो व्यू है, उन जो है हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो व्यू है, हम तो जो नीचे वाले जुडिशियल अफसरान है हम तो उनको फॉलो करते हैं, हम दांत नहीं बना सकते ना हम बनाते हैं। तो जो दूसरा तबका फिक्र है वो कहते हैं नहीं, FIR दर्ज करने से पहले ना जो है सुन लेना चाहिए। वो कहते हैं जब एप्लीकेशन थाने में जाए तो SHO जो है जिसके खिलाफ है उसको भी कॉल करे। तो वो जो प्रिंसिपल लॉ का है ना, नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं ये सुने इसको, ये बड़ा जरूरी है। और इसी तबका फिक्र को जो देखने वाले जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस है वो भी कहते हैं कि जस्टिस ऑफ पीस जो है वो भी प्रोपोजल की उसको सुने। तो दोनों व्यू जो है ये साथ साथ चल रहे हैं। इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबी है ये, किसी चीज के ऊपर है ये भी। In appropriate cases, person against whom a direction for registration of case was sought could also be summoned in the court for knowing cause as to why direction for registration of case should not be issued against him। ये वही व्यू है कि nobody should be condemned on it। ये जो जजमेंट इस तरह की जजमेंट है, ये इधर आप जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। अगर किसी मुलज़िम को नहीं सुना जाता तो आप इस जजमेंट की रोशनी में अगर हाई कोर्ट में चले जाते हैं तो इसको हाईलाइट करें कि जनाब ये रिकॉर्ड देख लें, ऑर्डर शीट देख लें, मुलज़िम को तो जनाब तलब ही नहीं किया गया और एक तरफा तो बगैर सुने मुझे जनाब मेरे खिलाफ पर्ची कर, तो उसी वक्त हाई कोर्ट सस्पेंड कर देती है।
तो पेपर में जो है ये फॉर नॉलेज आपके लिए ये बातें हैं। एक्स फिशर जस्टिस पीस कैन नॉट होल्ड इंक्वायरी, ये बड़ी जो है क्रुशियल जो है डिबेट चलती रही। ये डिबेट ये थी कि एफआईआर जो है इसमें भी दो तबका फिगर जो है साथ साथ व्यू चलते रहे, अभी तक चल रहे हैं। ये पाकिस्तान को बने इतनी हो गई, आज तक एफआईआर दर्ज करने का लॉ ये शटल नहीं कर सके। तो एक तबका फिगर जो है वो कहता है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो जाती है एसएचओ के पास, तो ही इज ड्यूटी बॉन्ड कि जो रेलिवेंट एफआईआर का रजिस्टर जो है उसमें उसको दर्ज करे, मीनिंग भाई कि वो एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर दर्ज करने से पहले उसके पास कोई पावर्स नहीं है तो वो कोई इंक्वायरी करे, वो ये देखे कि ये बात सच है या झूठ है। उसी तबका फिक्र का ख्याल है कि जब एफआईआर लॉन्च हो जाए तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करे, उसको इंक्वायरी करे मैटर को, अगर तो मामला ठीक है तो चलान करे, 173 की रिपोर्ट जो भेजे। अगर वो समझता है ये एफआईआर झूठी है तो फिर जो उसका एप्लीकेंट है, जो कंप्लेनेंट है, उसके खिलाफ 182 पीपीसी की जो है वो कार्रवाई करे। बंदे साहब ने जो वो मोहम्मद बशीर वर्सेस चौकाड़ा उसमें यही हाइल किया था, ये व्यू उनका था। वो कहते थे कि रेफ्यूअल जो है ये रेमडी नहीं है एफआईआर की, जब जस्टिस ऑफिस के पास आती है या एसएचओ के पास जाती है तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर इस तरह से एफआईआर देना शुरू कर दें तो ये तो पलंदे लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, रेफ्यूअल जो है ये रेमडी नहीं है, रेमडी गलत एफआईआर की ये है कि जो गलत एफआईआर करवा रहा है उसके ऊपर जो है 182 की जो है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पुलिस की स्वीट विल है, जिसके खिलाफ कोई ग्रज हो या जो कंप्लेंट है कोई तगड़ा बगड़ा हो तो वो करवा लेता है, वरना वो इस तरफ जाते ही नहीं। तो पुलिस की यहाँ स्वीट विल है, पर्चा देना भी, उसको खारिज करना भी। नेक्स्ट, justice of peace should not enter into disputed question of fact to find out truth, but had to make his opinion whether a cognizable offense had been made out or not. ये फिर तसलसल एक व्यू चलता रहा कि जस्टिस ऑफ पीस जो है उसके पास न सिर्फ एसएचओ के पास ये पावर्स है कि वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेट ना करे, इंक्वायरी ना करे, बल्कि एफआईआर दे दे, बल्कि जस्टिस ऑफ पीस भी नहीं कर सकता। ये व्यू चलता रहा। तो फिर जस्टिस ऑफ पीस क्या करेगा? उन्होंने कहा जस्टिस ऑफ पीस सिर्फ पिटीशन पढ़ेगा, उस पिटीशन में अगर लिखा हुआ है जो कंटेंट्स हैं उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है तो पर्चे की डायरेक्शन दे देगा। इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना फिर पुलिस का काम है, वो आगे जाकर जो है देखेंगे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि जब ये व्यू चल रहा है कि जस्टिस ऑफ पीस भी इंक्वायरी नहीं कर सकता, एसएचओ भी इंक्वायरी नहीं कर सकता, तो फिर ये एसएचओ भी इंक्वायरियां क्यों करता है और जस्टिस ऑफ पीस भी क्यों मामला को देखता है, दोनों पार्टी को सुनता है, कोई खारिज करता है, कोई एक्सेप्ट करता है। तो इसके ऊपर जो जजमेंट्स जो आई उनमें से वन ऑफ देम ये है, एक्स फिशर जस्टिस ऑफ पीस not to allow application under section 22 भी in a mechanical manner। मैकेनिकल मैनर वही है कि वो पढ़ रहा है, वो देख रहा है कि इसके कंटेंट से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है तो पर्चे के ऑर्डर दे दी, तो नहीं मैकेनिकल ऑर्डर में नहीं करेगा, वो इसको देखेगा, सुनेगा, परखेगा, जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, फिर इसके ऊपर जुडिशियल जो है डिसीजन जो है लेकर आएगा। And should apply his mind as to whether the applicant had approached the court with clean hands और इट वाज स्टेन्ड विद मैलिस। तो ये क्लीन हैंड और मैलिस वाली बात कभी ये सिविल के मामलात में जो है लिखी जाती थी, सुनी जाती थी, पढ़ी जाती थी, समझी जाती थी, लेकिन इसको वहां से घसीट के भीतर भी ले आए। ये लाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि जो 22 से 22 डी है इसका मिस यूज होना शुरू हो गया।